गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो हमने पोएम पढ़ी थी ट्राई अगेन यानी पुनः प्रयास करना, उसमें हमने देखा था कि कैसे स्कॉटलैंड के जो राजा हैं ब्रूस, उन्होंने एक स्पाइडर को देखकर क्या किया था, अपनी नीयत बदली। जब वो फेल हो गए थे अपने पहले प्रयास में, कई बार उन्होंने प्रयास किया कि कैसे अपनी प्रजा के लिए वो सफल काम कर सकते, कोई महान काम कर सकते हैं। और बार बार असफल होने के बाद वो उस काम को ही छोड़ देना चाहते थे, निराशा में डूब गए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक स्पाइडर को अपने वेब जो होम है यानी अपने जाल तक पहुंचने में प्रयास करते हुए देखा, तो उनकी मन स्थिति बदल गई। और उनके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो काम उन्होंने शुरू किया और वो उसका सुखद परिणाम ना निकला हो। तो आज हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। सबसे पहले पेज नंबर 19 जो है अपना लेटेस्ट डिस्कस वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो। कि नीचे आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स को सही ब्लैंक स्पेस में आपको फिल करना है ताकि पोएम की समरी निकल सके। शेयर योर आंसर्स विद द टीचर, और अपने टीचर के साथ ये आंसर्स शेयर करने हैं। एंड नीचे आपको जो पैरा दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि ये अपनी पोएम की क्या है, समरी है। और इसमें आपको ये वर्ड्स जो लिखे गए हैं ऊपर, इन वर्ड्स को फिल करके आपको पूरा करना है। तो स्टार्ट करते हैं कि द पोएम रिटन इन ए नैरेटिव स्टाइल, नैरेटिव यानी वर्णनात्मक। ये अपनी जो कविता है वो एक वर्णनात्मक स्टाइल या शैली में लिखी गई है। टेल्स द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड, किसकी कहानी बताती है कि स्कॉटलैंड के जो राजा ब्रूस हैं उनकी कहानी को बताती है। हु वाज फीलिंग लो यानी निराशा, लो यानी निराशा, नीचा ना होके क्या है, निराशा। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में आ जाएगा। आफ्टर फेलिंग मल्टीपल टाइम्स टू अचीव समथिंग, यानी किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, समथिंग ग्रेट फॉर हिज पीपल, भी अपने लोगों के लिए कोई महान काम करने के जो प्रयास था, उसको प्राप्त होने में असफल होने के बाद जो स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस थे, वो कैसा महसूस कर रहे थे, निराशा महसूस कर रहे थे। इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, थर्ड ऑप्शन में आपका क्या जाएगा, डिस्पेयर यानी निराशा के समय। ही ऑब्जर्व्ड ए स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स वेब हाई अप, किसने क्या देखा कि एक जो मकड़ी है वो ऊपर जो अपना वेब है यानी अपना जो जाल है जो उसने बुना था वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। द स्पाइडर एवरी टाइम इट फेल मीन्स माउंटेड, कि प्रत्येक पल या हर बार, माउंटेड यानी चढ़ना, कि जब वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती वो गिर जाती। आफ्टर गेटिंग क्लोज टू इट्स गोल, भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जब भी वो कोशिश करती तो चढ़ाई के दौरान वो क्या हो जाती, गिर जाती। इट मेड 9 अटेम्प्ट्स, इसने कितने प्रयास किए, 9 प्रयास किए। एंड फाइनली सक्सीडेड, अंत में क्या हो गई, सफल हो गई। द किंग सेड दैट द स्पाइडर हैड, राजा ने क्या कहा था कि जो स्पाइडर उसने क्या कर लिया, कॉन्कर्ड जीत गई, कॉन्कर्ड यानी जीतना, कि स्पाइडर मकड़ी वो जीत गई। एंड सो वुड ही, इसलिए वो अपने जगह पहुंच गई थी और मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए कि अगर मैं प्रयास करूं तो मैं भी क्या कर सकता हूं, जीत सकता हूं। इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर्स डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ संकल्प, कि जो मकड़ी का दृढ़ संकल्प है उससे प्रेरित होकर किंग ब्रूस डिसाइडेड टू स्ट्राइव, स्ट्राइव यानी कोशिश करना। व्हेन ही ट्राइड, और जब उन्होंने कोशिश की, दिस टाइम, और इस पल, ही अल्टीमेटली सक्सीडेड, अंततः वो क्या हो गई, सफल हो गई। यानी फर्स्ट जो आपका ब्लैंक है उसमें क्या जाएगा, लो, सेकंड में आपका ग्रेट, थर्ड जो है आपका डिस्पेयर, फोर्थ में आपका
माउंटेड, फिफ्थ है उसमें अटेम्प्ट्स, सिक्स में आपका कॉन्क्वेड, और सेवंथ में स्ट्राइव, और 8 नंबर में आ जाएगा ट्राइड। तो बेटा ये थी आपकी समरी ऑफ द पोएम। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सुटेबली। फर्स्ट, वी कैन से दैट द पोएट यूजेस द नरेटिव स्टाइल बिकॉज, कवि जो है उसने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि द पोएम टेल्स ए स्टोरी अबाउट किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। ये आप किंग ब्रूस की पिक्चर्स देख सकते हो कि किंग ब्रूस और स्पाइडर की कहानी के बारे में बताती है। डिस्क्राइबिंग इवेंट्स इन ए सीक्वेंस लाइक ए टेल, एक कहानी की भांति जो घटनाएं हैं उन्हें एक सीक्वेंस में बता रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका इसी में, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज perseverance and not giving up even after repeated failure, as shown through the spider's efforts and King Bruce's realization. Realization means जानना, और एफर्ट्स यानी प्रयास, कि अपनी कविता का जो मुख्य विचार है वो क्या है कि एक तो हिम्मत नहीं हारना है। क्या नहीं हारना है? लगातार काम करते रहना है, हिम्मत नहीं हारना है। यहाँ तक कि अगर आप बार बार फेल हो रहे हो, असफल हो रहे हो, उसके बावजूद, कि जैसे कि किसके प्रयास थे, स्पाइडर जो मकड़ी है उसने जैसे प्रयास किए थे, और उसके बाद जो किंग पुरुष है उन्होंने इस वास्तविकता को जाना था। तो यही अपनी कविता का मुख्य विचार है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें, पिक 3 एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, के नीचे आपको दिए गए इनमें 3 एग्जांपल आपको ढूंढने हैं। लाइन्स दैट डिस्क्राइब द स्पाइडर्स एफर्ट्स, आपको 3 लाइनें वो ढूंढनी है जिसमें स्पाइडर जो है यानी मकड़ी के प्रयास हैं उनका वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर होगा कि इट सोन बिगेन टू क्लिंग एंड क्राउल, भाई इसने जल्द ही चिपकना और रेंगना शुरू कर दिया। स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग इंडेवियर, एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ सीधे जाते हुए। दिस शोज द स्पाइडर्स डिटर्मिनेशन टू क्लिंग, ये हमें क्या दर्शाता है कि स्पाइडर जो है उसका जो दृढ़ संकल्प था, यानी चढ़ाई करने का जो दृढ़ संकल्प था ऊपर चढ़ने का, वो दर्शाता है। सेकेंड लाइन है, अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो, इसने दोबारा गिर गई और बीच में ही लटक गई। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, लेकिन इसने दोबारा क्या किया, चढ़ना शुरू कर दिया। दिस हाईलाइट्स हाउ द स्पाइडर केप्ट ट्राइंग डिस्पाइट फेलिंग, और ये हमें क्या दर्शाता है कि असफल होने के बावजूद, असफल होने के बावजूद वो दोबारा कैसे प्रयास करती है। ठीक है। थर्ड है, स्टेडली स्टेडली इंच बाय इंच, धीरे धीरे लगातार एक एक इंच बढ़ते हुए, हायर एंड हायर ही गो, ऊंचा और ऊंचे स्थान पे वो पहुंच रही थी। तो दिस डिस्क्राइब द स्पाइडर स्लो बट परसिस्टेंट एफर्ट टू रीच इट्स वेब, ये हमें क्या दर्शाता है कि जो मकड़ी है उसकी धीमा लेकिन लगातार प्रयास, लगातार प्रयास अपने वेब तक पहुंचने तक, अपने घर तक या अपने जाल तक पहुंचने का जो उसका लगातार प्रयास था वो हमें दर्शाता है। इसी में सेकंड है कि एलिट्रेशन, द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, ये हमें क्या बतानी है, वो वर्ड्स बतानी है जो किसका एग्जाम्पल है, एलिट्रेशन का। और एलिट्रेशन होता क्या है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई भी सेम साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, सेम व्यंजन ध्वनि अगर आ रही है उसका रिपीट हो रहा है बार बार, कोई भी जो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स हैं, जैसे 2 वर्ड्स है उसमें जो किसकी साउंड आ रही है वो व्यंजन ध्वनि, जैसे कि क्लिंग एंड क्राउल, जो सी है आपका, द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड सी साउंड, ब्राउ ब्राउ रिपीटेशन ऑफ द बी साउंड, और ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रास्ट, तो बी रिपीटेशन टाइज द किंग्स नेम ऑफ हिज रिन्यूड डिटर्मिनेशन,
emphasizing his mental and emotional strengthening. It reinforces the poem's message of resilience. यानी बी जो साउंड है उसका यहाँ पे रिपीट हो रहा है। यानी एलिटेशन का मतलब है कोई से भी निकट से संबंधित कोई भी दो शब्द हैं जिनमें आपको कॉन्सोनेंट साउंड दिखाई दे रही है वो आपके क्या होंगे, एलिट्रेशन होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द पोएट रिपीट द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस इन द पोएम। भी कवि जो है उसने निम्न जो शब्द हैं उसको कविता में बार बार रिपीट क्यों किया, दोहराया क्यों है। ट्राइड एंड ट्राइड, स्टिडली स्टिडली, अप और अप। तो द पोएट रिपीट्स दीज वर्ड्स टू एम्फसाइज द स्पाइडर्स डिटर्मिनेशन, persistence and continuous effort to reach its goal despite falling multiple times। कवि जो है उसने इन शब्दों को किस लिए किया है, एम्फेसाइजिंग यानी जोर देने के लिए। और किस बात पे वो जोर देना चाहते हैं, भाई कवि जो है वो किस बात पे जोर देना चाहते हैं। तो डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मीन्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है, दृढ़ संकल्प। उसके बाद परसिस्टेंस, अटलता, भी अपने लक्ष्य पर अटल रहना। और कंटिन्यूस यानी लगातार। एफर्ट्स, प्रयास, टू रीच इट्स गोल डिस्पाइट फॉलिंग मल्टीपल टाइम्स, भी बार बार गिरने के बावजूद कि जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जो अटलता थी, लगातार प्रयास थे और दृढ़ संकल्प था, उस पर जोर देने के लिए कवि ने इन शब्दों को बार बार दोहराया है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम विद इन द ब्रैकेट्स। कि ब्रैकेट में से आपको सही ऑप्शन चूज कर आंसर देना है। तो फर्स्ट है द राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज। ये अपनी कविता की जो राइम स्कीम है वो क्या है, ए बी बी, ए बी बी ए या ए बी ए बी। अब सबसे पहले समझते हैं राइम स्कीम होती क्या है। तो अपनी कोई भी जो पोइम है उसमें लाइन का जो लास्ट वर्ड है, लाइन का लास्ट वर्ड, उसकी आपको साउंड देखनी है, लास्ट वर्ड की साउंड, और लाइन के लास्ट वर्ड की साउंड देखनी है। अगर आपको कोई भी, जैसे आपको उसको क्या सिंबल देना है, फर्स्ट लाइन में जैसे आपको कोई साउंड सुनी वो ए है, दूसरी अगर लाइन का लास्ट वर्ड आप देखोगे उसकी साउंड भी पहले जैसे आ रही है तो आपको क्या करना है, ए करना है। अगर तीसरी लाइन आ रही है सेम साउंड आ रही है तो वैसा ही, नहीं आ रही है तो आप अगला वर्ड बी कर दो। उसके बाद जो भी साउंड आ रही है इनसे अलग आ रही है तो सी करना है, और बी जैसी आ रही है तो बी करना है। उसका जैसे सी आ गया, फिर सी आ गया, डी आ गया, उसके बाद डी आ गया, या फिर ए हो गया, दोबारा ए हो गया। जो भी आ रही है साउंड अलग अलग आ रही है तो अलग वर्ड से आप उसको इंडिकेट करोगे, और सेम साउंड आ रही है पहले जैसी किसी भी वर्ड जैसी तो आपको सेम जो आपने पहले इंडिकेट किया वैसे करना है। तो अपनी जो पोएम की राइम स्कीम है वो है ए बी बी। आप पोएम को पढ़ना, और पोएम को पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा कि स्टार्टिंग के दो वर्डों की साउंड सेम है, अगलों की सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्राउ इज एन एग्जांपल ऑफ कंजक्शन, इंटरजेक्शन और एडजेक्टिव। तो ब्राउ बेटा किसको फील करवाता है, आश्चर्य को। तो ये क्या होगा आपका इंटरजेक्शन। थर्ड नंबर है, द पोएट यूजेस टॉस एंड टिस द सेक ऑफ। ये क्या है, टॉस एंड टिस फॉर द सेक ऑफ। ये आपका बेटा कॉन्ट्रैक्शन है, जो ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें, द स्पाइडर्स क्लिंबिंग इज कंपेयर टू किंग्स ब्रूस ओन स्ट्रगल्स। भी जो मकड़ी का चढ़ना जो है वो राजा ब्रूस जो है उसके खुद के जो संघर्ष हैं, राजा के खुद के संघर्ष से उसकी तुलना की गई है। जस्ट एज द स्पाइडर रिपीटेडली अटेम्प्ट्स टू रीच इट्स वेब। जिस प्रकार जो स्पाइडर है वो अपने वेब तक पहुंचने के लिए बार बार प्रयास करती है, ब्रूस इज ट्राइंग टू अचीव ए ग्रेट डीड फॉर हिज पीपल। तो ब्रूस भी क्या कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए कोई महान कार्य करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दिस पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड ए मेटाफर। और ये जो पोएटिक डिवाइस इन लाइनों में यूज हुआ उसे क्या कहा गया है, मेटाफर कहा गया है।
It strengthens the poem's message about perseverance, keep trying till we succeed। वे ये अपनी कविता का जो संदेश है उसकी अटलता पे जोर देते हैं, जो हमें क्या करते हैं, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहने के लिए कहते हैं, जब तक कि हम क्या ना हो जाएं, सफल ना हो जाएं। A metaphor is a figure of speech that involves an implied comparison between two unlike things without using like, as और as। मेटाफर क्या है? एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें क्या है, इंप्लाइड कंपैरिजन, अंतर्निहित अंतर्निहित तुलना है, दो अनलाइक थिंग्स के, दो असमान चीजों के बीच, जिसमें आपको लाइक का यूज नहीं करना है, एज का और एज का यूज नहीं करना है, क्योंकि जहां लाइक, एज और एज का जहां यूज आता है, वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो जाती है? आपकी सिमिली। ठीक है, जहां दो चीजों के बीच कंपैरिजन है और साथ में लाइक, एज और एज का यूज हो रहा है, तो उसमें जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा आपका सिमिली। और कोई भी ऐसी लाइन है जिसमें कंपैरिजन तो हो रहा है दो असमान चीजों के बीच, और लेकिन तुलना हो रही है, वो ध्यान रखना, तुलना तो हो रही है, तुलना है, लेकिन असमान चीजों के बीच है, बिना मेल की चीजों के बीच है, तो उसमें क्या होगा? आपका मेटाफर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इट सजेस्ट दैट वन थिंग इज अनदर, ये क्या सुझाव देता है कि एक चीज ही क्या है दूसरी, हाईलाइटिंग सिमिलरिटीज, जो समानता है उसको बताता है, बिटवीन देम टू ऐड डीपर मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग, भाई उनकी गहन अर्थ और समझ को बताने के लिए वो क्या करता है, उनमें समानता है उसको दर्शाता है। क्वेश्चन क्या है अपना? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड आइडेंटिफाई मेटाफर्स एंड सिमिलीज। नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें आपको मेटाफर और सिमिली बताना है। एम लिखना आपको मेटाफर के लिए, एस लिखना है सिमिली के लिए। तो अभी आपको मैंने बताया है, अंतर बता दिया सिमिली और मेटाफर के बीच। सिमिली जो है उसमें आपको सेंटेंस में लाइक, एज और एज के दौरान कंपैरिजन मिलेगा। कंपैरिजन जो होगा उनमें लाइक, एज और एज जैसे वर्ड यूज करके किया जाएगा, और मेटाफर में जो कंपैरिजन होगा वो इनका यूज ना होके सीधा यूज होगा। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे उसी से समझ जाओगे कि ही रेन एज फास्ट एज ए चीता। अब वह इतना तेज दौड़ा जितना कि चीता, जहां वर्ड एज और एज से तुलना की जा रही है, वे उसकी दौड़ की तुलना किससे की जा रही है? चीते की दौड़ से। तो एज का यूज हो गया, तो यहाँ क्या हो गया आपका? सिमिली। उसका नेक्स्ट है द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ये पूरा संसार एक रंगमंच है। अब यहाँ तुलना तो हो रही है, संसार की तुलना किससे की गई है? स्टेज से। स्टेज से तो की गई है वर्ल्ड की कंपैरिजन, लेकिन एज और एज नहीं है, कोई लाइक भी नहीं है, तुलना तो हो रही है, असमान चीजें हैं वर्ल्ड और स्टेज, तो ये आपका क्या बन जाएगा? मेटाफर। कंपैरिजन होने भी जा रहा है, लेकिन वर्ड्स जैसे लाइक, एज जिनसे हम तुलना करते हैं वो यूज नहीं किए जा रहे हैं। थर्ड है द नाइट वाज एज डार्क एज कोल, रात इतनी अंधेरी है जितना, या इतनी काली है जितनी की कोयला होता है। वही वर्ड आ गया आपके एज और एज, रात की तुलना किससे की गई है? कोयले से, तो ये आपका सिमिली। ही सेइंग लाइक एन एंजल, वो एक एंजल की तरह गाता है, तो ही की तुलना एंजल से, वर्ड कौन सा हो गया? लाइक यूज हो गया, तो ये हो गया आपका सिमिली। नेक्स्ट, हर वॉइस वाज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, तो उसकी आवाज उसके कानों के लिए क्या है? म्यूजिक के समान है। तो उसकी आवाज की तुलना किससे की गई है? म्यूजिक के लिए की गई। लेकिन यहाँ वर्ड्स जैसे लाइक, एज और एज नहीं किए गए हैं, अंतर्निहित कंपैरिजन किया गया, तुलना की गई है, अंतर्निहित है, ये आपका क्या हो गया? मेटाफर हो गया। तो बेटा इजी सा है मेटाफर और सिमिली में कंपैरिजन करना, इसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक बार दोबारा आपको समझा देता हूँ कि सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस क्या है। दोनों में तुलना तो होती है, ये आपकी तुलना जरूर होती है,
किसमें? सिमिली और मेटाफर में। सिमिली और मेटाफर दोनों में बात किसकी होती है? कंपैरिजन की, यानी कि तुलना। ठीक है, ये बात कॉमन है, दोनों में कंपैरिजन होगा। लेकिन सिमिली में जो कंपैरिजन होगा उसमें लाइक, एज और एज इन वर्डों को यूज लेके कंपैरिजन होगा, जबकि मेटाफर में इन शब्दों का यूज नहीं होगा। इसमें सीधा कंपैरिजन होगा बिना इन शब्दों का यूज किए। इसमें दो अनलाइक चीजें हैं, असमान चीजें हैं, अनलाइक थिंग के बीच कंपैरिजन होता है। ठीक है, जैसे वर्ल्ड की तुलना किससे की गई है? स्टेज से। लेकिन इन शब्दों में आप देखोगे कि यहाँ कोई लाइक और एज वर्ड नहीं है। जहां लाइक, एज और एज जैसे शब्दों से तुलना की जा रही है वो आपका सिमिली होगा। इसके बजाय जहां कंपैरिजन हो रहा है वो आपका मेटाफर होगा। अगला क्वेश्चन है, द क्लासरूम वाज ए जू। यहाँ कंपैरिजन क्लासरूम की किससे की गई है? जू से, बिना किसी एज के, लाइक के और एज के। तो ये आपका मेटाफर हो गया। तो द बेबी स्लेप्ट लाइक ए लॉग, तो लाइक से कंपैरिजन हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा? सिमिली। आई स्माइल वाज एज ब्राइट एज द सन, एज का यूज करके कंपैरिजन हो रहा है, तो आपका सिमिली। और द लेक वाज ए मिरर रिफ्लेक्टिंग द स्काई, कि लेक है वो, उसको तुलना किससे की गई है? मिरर से, दर्पण से, बिना कोई लाइक और एज का यूज किए, तो आपका क्या हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा। इस चीज का केवल इतना ही ध्यान रखना बेटा, ज्यादा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन अपना, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड ट्रांसफॉर्म द सिमिलीज टू मेटाफर्स एंड मेटाफर्स टू सिमिलीज। नीचे कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए हैं। उन सेंटेंस में या तो मेटाफर यूज हो रखा है या सिमिली। जिसमें जो भी यूज हो रखा है उसके विपरीत उसका करना है। कि अगर मेटाफर है तो आपको सिमिली में चेंज करना है, और अगर सिमिली है तो उसको मेटाफर में चेंज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नॉलेज स्प्रेड्स लाइक द ब्रांचेज ऑफ ए माइटी ट्री। अब पहली बात तो यहाँ लाइक है, तो लाइक का मतलब इसमें क्या है? सिमिली है। इसको हमें किस में चेंज करना है? मेटाफर में। तो मेटाफर में कैसे चेंज होगा? कि नॉलेज इज ए स्प्रेडिंग ब्रांच ऑफ ए माइटी ट्री। लाइक को हटा के सीधा हो गया कि नॉलेज इज ए स्प्रेडिंग ब्रांच ऑफ ए माइटी ट्री। सेकेंड है आपका, हिज करेज वाज ए बीकॉन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। ये आपका मेटाफर है, क्योंकि इसमें क्या यूज नहीं हुआ है? कोई भी लाइक, एज या एज का यूज ना करके कंपेरिजन की गई है। तो सिमिली क्या बन जाएगी? हिज करेज वाज एज ब्राइट एज ए बीकॉन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म, या फिर हिज करेज वाज लाइक ए बीकॉन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। ये आपकी क्या हो जाएगी? सिमिली। थर्ड क्वेश्चन है, द बुक वाज ए ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? मेटाफर है, क्योंकि इसमें यूज नहीं किया गया लाइक वगैरह का। तो इसको सिमिली में चेंज कैसे करेंगे? कि द बुक वाज लाइक ए ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा कि कैसे लाइक एज का यूज करते हैं। लाइक का यूज हमने किया कि द बुक वाज लाइक ए ट्रेजर चेस्ट। यहाँ पे क्या आया है कि बुक ही क्या है? एक ट्रेजर चेस्ट है। लेकिन किसकी भांति कर दिया हमने लाइक का यूज करके? तो ये क्या बन गया? सिमिली हो गया। अगला क्वेश्चन है, हर लाफ्टर वाज ए मेलोडी दैट ब्राइटन्ड द डार्केस्ट डेज। तो सीधी सी बात है, वाज ए मेलोडी हो गया, सीधा कंपेरिजन किया गया है, तो ये मेटाफर होगा। और उसको चेंज कैसे करेंगे? केवल आपको वही लाइक वर्ड जोड़ना है, हर लाफ्टर वाज लाइक ए मेलोडी दैट लाइटन्ड ब्राइटन्ड द डार्केस्ट डेज। अगला क्वेश्चन है, द माउंटेन स्टूड एज ए गार्ड। एज का यूज हो गया, सीधी सी बात है क्या है? लाइक, एज और एज का यूज होते ही वो क्या बन जाता है? सिमिली। तो हमें मेटाफर में चेंज करने के लिए इन्हें ही हटाना है, एज को हटा दो बस। कि द माउंटेन वाज ए गार्ड वॉचिंग ओवर द वैली बिलो।
इतना ही करना मेटाफर में। नेक्स्ट भी आप इजीली कर सकते हो। द नाइट वॉज लाइक ए वेलवेट क्लोक wrapping द वर्ल्ड इन ए मिस्ट्री। तो केवल लाइक को हटा दो। लाइक का मतलब ही क्या हो गया? सिमिली। किसमें करना है हमें? मेटाफर में। तो मेटाफर में लाइक को हटा के सीधा लिख सकते हैं द नाइट वॉज ए वेलवेट क्लोक wrapping द वर्ल्ड इन मिस्ट्री, कि रात जो है वो एक मखमली लबादा है जिसने पूरे जो संसार है उसको रहस्य में लपेटे रखा है। अगला क्वेश्चन है अपना, हर थॉट्स वर लाइक बटरफ्लाइज इन ए समर मेडो। यानी लाइक का यूज होते ही सिमिली आपका है, इसको चेंज करते ही किस में चेंज हो जाएगा? मेटाफर में करना है। लाइक को हटाओ, हर थॉट्स वर बटरफ्लाइज इन ए समर मेडो। तो ये था बेटा आपका सिमिली और मेटाफर, कि कैसे आप सिमिली वाले शब्दों को मेटाफर में चेंज कर सकते हैं और मेटाफर वाले सेंटेंस को सिमिली में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर पेज नंबर 21 पे बेटा आपके लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे गद्यांश जो गया है पद्यांश उसको पढ़ना है और उसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका उत्तर देना है। तो he flung himself down in a low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered there, I will give it all up, said he. उसने क्या किया? वो एक गहन निराशा में गिर गया और इतना दुखी हो गया जितना मनुष्य हो सकता था। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने ये भी सोचा कि जो कुछ वो कर रहा है उस सबको क्या कर देगा? छोड़ देगा। Now just at that moment a spider dropped with its silken filmy claw. एक रेशमी और फिल्मी क्ल्यू के साथ तभी क्या होती है कि जो स्पाइडर है वो गिरती है, यानी वो चढ़ाई की कोशिश कर रही थी उस समय गिरती है। जब जो राजा है वो सोच रहा था कि जो काम वो करना चाह रहा है अगर वो उसमें असफल होता जा रहा है तो उसको छोड़ देगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, सेलेक्ट द फ्रेज विच शोज द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द किंग्स इमोशनल स्टेट। कि जो शारीरिक एक्सप्रेशन हैं, हाव भाव हैं राजा के इमोशनल स्थिति का, भावनात्मक स्थिति का, उस फ्रेज को हमें बताना है। तो ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, वे वो क्या हो गया? निराश हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई डज द पोएट यूज द वर्ड लो बिफोर डिस्पेयर। कि यहाँ पर कवि ने डिस्पेयर से पहले लो शब्द का यूज क्यों किया है? तो द वर्ड लो एम्फेसाइजेज द डेप्थ ऑफ किंग ब्रूस सैडनेस। कि जो लो शब्द है वो राजा ब्रूस का जो दुखीपन है, दुख है, उसकी गहराई को प्रतीत कर रहा है, एंड होपलेसनेस, और उसकी कह सकते हो कि जो इच्छाएं खत्म हो रही है उनको। शोइंग ही फेल्ट वेरी डाउन इमोशनली, ये दर्शाते हुए कि वो बहुत ही ज्यादा भावनात्मक रूप से दुख महसूस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन द लाइन एंड आफ्टर ए व्हाइल ही पोंडर्ड देयर। द वर्ड पोंडर्ड मीन्स थॉट, सोचना। फोर्थ नंबर, द फ्रेज सिल्कन फिल्मी क्लू क्रिएट्स एन इमेज ऑफ समथिंग दैट इज। जो सिल्कन और फिल्मी क्लू है वो एक ऐसे फ्रेज का निर्माण कर रहे हैं, चित्र का, जिसका क्या मतलब है? वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट, बहुत ही सुंदर और कोमल। उसके बाद सेकेंड एक्सट्रैक्ट है अपना, when it toils so hard to reach and cling and tumbles every time। कि जब भी ये क्या करती है, ऊपर पहुंचने की कोशिश, प्रयास करती चढ़ने का, पहुंचने का, तो उसने बहुत कुछ सहन किया। एंड टम्बल्स एवरी टाइम, और हर बार लड़खड़ाते हुए गिर जाती। बट अब द इंसेक्ट वेन वंस मोर, और ये कीड़ा जो है ये दोबारा एक बार चढ़ने की कोशिश करता। आमी दिस एन अनएक्सेसमेंट, और ये एक चिंतित पल है। ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कोवेयर डोर, वो अपने घर के दरवाजे यानी जो जाल के दरवाजे से केवल कुछ फुट दूर है। ओ से अगर कहूँ, विल ही लॉस और विन इट, क्या वो जीत पाएगा या हार जाएगा। तो उस मकड़ी के बारे में सोच रहा है कि वो अपने घर से कुछ ही दूर, मिनट दूर है या फुट दूर है, क्या वो पहुंच पाएगा या फिर असफल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एनोलॉजी। टोइल, हार्ड, तो रोल और टम्बल, ये ऑप्शन आपका सही है। सेकेंड क्वेश्चन है, लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पाइडर हाईलाइट इन द लाइन।
भाई इस लाइन में जो मकड़ी की दो विशेषताएं बताई हैं वो हमें लिस्ट करनी है। बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, तो टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पाइडर हाईलाइट इन द लाइन आर बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर आर, एक तो हो गया बेटा प्रिजर्वेंस और दूसरा डिटर्मिनेशन। प्रिजर्वेंस मीन्स अटलता और दूसरा डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प। उसने संकल्प ले रखा था, वो अपने लक्ष्य पे अटल थी कि वो पहुंच के ही दम लेगी। तो प्रिजर्वेंस, द स्पाइडर डज नॉट गिव अप डिस्पाइट रिपीटेडली फॉलिंग, कि जो स्पाइडर है उसने बार बार गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही। इट कीप्स ट्राइंग अगेन एंड अगेन, इसने बार बार अपनी कोशिश जारी रखी। और डिटर्मिनेशन, इट इज कमिटेड टू रीच इट्स गोल, वही अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए अमिट थी। कंटिन्यूज क्लाइंबिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, परेशानियों के बाद भी उसने क्या किया, चढ़ना जारी रखा। थर्ड क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन ओ मी इन द एब्स्ट्रैक्ट इंडिकेट्स ए सेंस ऑफ स्ट्रेस, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है ओ मी में, तो उसमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें स्ट्रेस है वो दिखाई दे रहा है, तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है फिर कि कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीजन, कि रीडर्स आर एबल टू रिलेट टू दिस एक्सट्रैक्ट बिकॉज, ये पाठक जो है वो इस एक्सट्रैक्ट से संबंधित होने के योग्य हैं। क्यों? क्योंकि इट डिस्क्राइब्स द स्पाइडर्स स्ट्रगल एंड एफर्ट, कि जो मकड़ी है उसका संघर्ष और प्रयास है उनका वर्णन करती है। विच इज सिमिलर टू द चैलेंज पीपल फेस व्हेन ट्राइंग टू अचीव देयर गोल, जो किसके समान है कि जब लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन चैलेंज या चुनौतियों का सामना करते हैं उनके बराबर है। कि मानव भी अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए जिन चुनौतियों का सामना करता है, वैसा संघर्ष का सामना करता है, वैसे ही जो स्पाइडर है उसने अपना संघर्ष और प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं अपनी पोइम से, उनका उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ डज द फर्स्ट स्टेंजा हेल्प इन सेटिंग द मूड ऑफ द पोएम। स्टेंजा का पहला जो अपनी पोएम का पहला स्टेंजा है वो कविता के कौन से मूड को व्यवस्थित करता है। तो द फर्स्ट स्टेंजा डिस्क्राइब किंग्स ब्रूस फीलिंग सैड एंड होपलेस, कि सैड यानी दुखी और निराश, क्रिएटिंग ए मूड ऑफ डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। क्या आप कह सकते हो कि उसमें राजा ब्रूस जो है उसकी निराशा, डिस्पेयर यानी निराशा, डिस्पेयर हो गया आपका निराशा, और डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराश, कि राजा का जो मूड है वो निराशा का बना रहा है, ये हमें दर्शाता है। नंबर 2 है डिस्क्राइब हाउ किंग ब्रूस एटीट्यूड चेंज फ्रॉम द बिगिनिंग टुवर्ड द एंड ऑफ द पोएम, कि कविता के शुरुआत से लेकर अंत तक राजा ब्रूस जो है उसका जो एटीट्यूड है वो किस प्रकार परिवर्तित होता है वो हमें बताना है। तो एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, किंग ब्रूस इज सैड एंड रेडी टू गिव अप, राजा जो ब्रूस थे वो क्या थे, एक तो दुखी थे और उसको छोड़ने के लिए तैयार थे। ठीक है, छोड़ने के लिए तैयार थे। बाय द एंड, लेकिन अंत में, ही इज इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर्स परसिस्टेंस बिकम्स डिटरमाइंड एंड ट्राइज अगेन सक्सेसफुली, कि जो स्पाइडर है उसकी जो अटलता है, परसिस्टेंस मीन्स अटलता, ये अपने लक्ष्य पर अटल रहने की जो कोशिश थी स्पाइडर की, मकड़ी की, उससे क्या होते हैं, दृढ़ संकल्पित होते हैं और ट्राइज अगेन सक्सेसफुली, और दोबारा सफल रूप से कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द पोइट डिस्क्राइब्स एवरी एक्शन ऑफ द स्पाइडर इन ग्रेट डिटेल, कवि ने स्पाइडर के प्रत्येक कार्य को बहुत ही महानता से क्या किया है, हमें वर्णन किया है। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्पाइडर, कि ये जो महान रूप से वर्णन करने की जो प्रक्रिया है या चीजें हैं, इससे हमें जो कवि है उसके स्पाइडर के प्रति जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण,
वो किस प्रकार का दृष्टिकोण हमें दिखाई देता है। तो द पोइट एडमायर्स द स्पाइडर्स हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। एडमायर्स यानी प्रशंसा करना, कि कवि जो है वो स्पाइडर जो है, मकड़ी है, उसके कठिन परिश्रम और डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ संकल्प, उस दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। शोइंग रिस्पेक्ट फॉर इट्स एफर्ट एंड परसिस्टेंस, इसकी अटलता, उसके प्रयास और उसका सम्मान करते हुए दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज द स्पाइडर इंस्पायर अस टू ओवरकम डिस्पेयर एंड नॉट गिव अप। ओवरकम यानी काबू पाना, कि कैसे हमें स्पाइडर है यानी मकड़ी हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी निराशा पर काबू पाएं और जो हम कर रहे हैं उसको त्यागे नहीं। तो द स्पाइडर कीप्स ट्राइंग टू रीच इट्स वेव डिस्पाइट फॉलिंग मैनी टाइम्स। ये जो मकड़ी है वो अपने वेव तक पहुंचने के लिए क्या कर रही है, बार बार असफल यानी गिरने के बाद भी वो अपनी कोशिश को जारी रख रही है। टीचिंग अस द स्टे स्ट्रिंग, हमें क्या सिखाती है कि हमें मजबूत रहें एंड कीप वर्किंग टुवर्ड्स आवर गोल्स इवन आफ्टर फेल्स, कि फेलियर से नहीं असफलता, कि हम असफलता के बावजूद अपने लक्ष्य तक, गोल तक पहुंचने के लिए जो काम है उस काम को करते रहें। नंबर 5 है, द पोएम टीचेज अस दैट फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। एक्सप्लेन, कविता हमें ये सिखाती है कि जो असफलता है वो सफलता के मतलब सीढ़ियां हैं, उसके पत्थर हैं। एक्सप्लेन करना है कि द पोएम शोज दैट द स्पाइडर फेल 9 टाइम्स। कविता हमें ये दर्शाती है कि जो मकड़ी है वो कितनी बार असफल हुई थी, 9 बार, बट सक्सीडेड ऑन द 10th ट्राई, और अपनी 10वीं कोशिश में वो क्या होगी, सफल हो गई। सिमिलरली, समान रूप से, किंग ब्रूस फेल्ड, किंग ब्रूस भी क्या हुए थे, असफल हुए थे, बट सक्सीडेड आफ्टर ट्राइंग अगेन, लेकिन जब उन्होंने दोबारा प्रयास किया तो वो सफल हो गए। प्रूविंग, ये सिद्ध करते हुए दैट फेलियर्स हेल्प अस लर्न एंड लीड टू सक्सेस, कि जो असफलता है वो हमें सीखने में सहायता करती है और सफलता की ओर ले जाती है। यानी सीधी सी बात है बेटा, जब आप ये सोचते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, एक बार पुनः प्रयास कीजिए, दोबारा कोशिश कीजिए, दोबारा भी होती हो तो एक बार फिर कीजिए, हो सकता है आप अगले अटेम्प्ट में सफल हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्पाइडर्स जर्नी टेल्स अस दैट एनीवन कैन बी ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इन आवर लिव्स। एलेग्रो, कि जो अपनी मकड़ी की यात्रा में ये बताती है कि कोई भी जो है वो प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। भी हमें प्रेरणा किसी से भी मिल सकती है, उसको हमें बताना है। तो द स्पाइडर ए स्मॉल क्रिएचर, वे मकड़ी एक छोटा सा प्राणी, क्रिएचर यानी प्राणी, इंस्पायर्स किंग ब्रूस टू कीप ट्राइंग, उसने राजा ब्रूस को किस बात से प्रेरित किया कि वो अपनी कोशिश जारी रखें। दिस शोज दैट इंस्पिरेशन कैन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज, ये हमें क्या दर्शाता है कि जो प्रेरणा है वो किसी भी ऐसे सोर्स से आ सकती है, स्रोत से, या जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। लाइक नेचर और एवरीडे थिंग्स, जैसे कि प्रकृति या रोजाना की कोई भी वस्तु। इनकरेजिंग अस टू स्टे डिटरमाइंड, हमें किस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि हम अपने लक्ष्य पर क्या रहे, दृढ़ संकल्पित रहें। डिटरमाइंड यानी दृढ़ संकल्पित। बेटा पेज नंबर 22 पे राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द पोएम। नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनका अपोजिट लिखना है। अप का क्या हो जाएगा, डाउन। फास्ट का आपका स्लो। ग्लेड यानी खुश। सैड का दुखी। विन का जीतना। लॉस मीन्स हारना। सक्सीड सफल। और फेल आपका असफल। ठीक है, यानी अप का डाउन ऊपर नीचे। फास्ट यानी तेज, स्लो धीरे। ग्लेड यानी खुश, सैड दुखी। विन जीतना, लॉस हारना। सक्सीड सफल और फेल असफल। क्वेश्चन सेकंड है अपना कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनका मीनिंग ढूंढना आपको, और फ्रेम सेंटेंसेस ऑफ योर ओन और द दीज वर्ड्स,
और इन शब्दों के लिए आपको क्या करना है, अपना खुद से कोई सेंटेंस तैयार करना है। तो फर्स्ट वर्क वेरी हार्ड एंड और फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिसका मीनिंग क्या होगा बेटा, इंडेवियर मीन्स प्रयास, फर्स्ट का आपका इंडेवियर। प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर समथिंग डिफिकल्ट मीन्स टॉयल। एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग न्यू और डिफिकल्ट, इसके लिए आपको बताना है। अब टॉयल मीन्स, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपन ने पोइम पढ़ी थी उसमें आपको बताया था, टॉयल क्या होता है, कठिन परिश्रम, मीन्स कठिन परिश्रम। एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग न्यू और डिफिकल्ट, और एक है टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग। तो फर्स्ट का आपका होगा इंडेवियर यानी प्रयास करना, कि एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग न्यू और डिफिकल्ट, कोई नया या फिर कठिन है उसका प्रयास करना। सेंटेंस क्या बन जाएगा कि आई विल मेक एवरी इंडेवियर टू फिनिश माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम, कि मैं अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा, यानी हर प्रयास करूंगा ताकि मेरा प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो जाए। सेकंड आपका प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर समथिंग डिफिकल्ट यानी 12, जो अभी मैंने बताया था कठिन परिश्रम। वर्क वेरी हार्ड एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। सेंटेंस फार्मर्स टॉयल इन द फील्ड्स टू ग्रो क्रॉप्स फॉर अस, कि फार्मर्स जो है वो खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं ताकि हमें क्या खिला सके, क्रॉप्स या फसल उगा सके। थर्ड था एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग न्यू और डिफिकल्ट मीन्स स्ट्राइव यानी कोशिश करना, कोशिश करना। तो ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना। सेंटेंस स्टूडेंट्स शुड स्ट्राइव टू इम्प्रूव देयर स्किल्स एवरी डे, कि अगर छात्र हैं उनको अपनी स्किल्स या कौशल में इंप्रूवमेंट सुधार करना तो उसे लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए। टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग मीन्स रास्ट, तैयार करना या तैयार होना। The team braced itself for the tough matches ahead, कि सामने जो कठिन मैच था उसके लिए टीम है वो अपने आप को क्या कर रही थी, तैयार कर रही थी। थर्ड क्वेश्चन है बेटा कि द पोइम यूजेस वर्ड्स दैट शोज डिस्टेंस, कविता हमें कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताती है जो किसको व्यक्त करते हैं, डिस्टेंस यानी दूरी को। फॉर एग्जाम्पल ए लॉन्ग वे अप, इंच बाई इंच हायर एंड हायर, हाफ यार्ड हायर। क्लासिफाई द वर्ड्स और फ्रेजेस इन द बॉक्स गिवन बिलो बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फार और नियर। नीचे कुछ आपको बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमें ये छांटना है कि कौन सा दूर को प्रदर्शित करता है, कौन सा नियर के लिए आया है। और राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड यू मे टेक हेल्प ऑफ ए डिक्शनरी, यानी फार और नियर के लिए जो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। फार के लिए बेटा मिडिल ऑफ नोवेयर, मिडिल ऑफ नोवेयर, रिमोटनेस, रिमोटनेस, योंडर, एफआर, लाइट ईयर और फर्दर। ये सारे के सारे शब्द हैं किसको व्यक्त करते हैं, दूर को। अब नियर के लिए आपका, नियर के लिए प्रोक्सिमिटी, विसिनिटी, एडजेसेंट, स्टोन्स थ्रो और हेयर लाइन, यानी जो बाकी बचे हैं आपके प्रोक्सिमिटी, विसिनिटी, एडजेसेंट और स्टोन्स थ्रो, एक हेयर लाइन, ये आपको किसको शो करते हैं, पास को शो करते हैं। किसको, पास को। तो बेटा ये थे आपके क्वेश्चन आंसर पोइम के, जो हमें अपनी नोटबुक में उतारने हैं। इसके अलावा हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो हमें केवल सुनने के लिए हैं, वो आप रीड करने के लिए हैं, पढ़ने के लिए हैं, वो आप अपनी बुक में से देख सकते हैं, उनका आंसर्स आपको मिल जाएगा अपने आप। जैसे आप रीड करोगे वैसे ही मिलेगा। जो राइटिंग वाले जितने आंसर्स तो वो हमने कर लिए हैं, इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स जो आपके रह गए हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाके दोबारा रीड कर सकते हो।
अपनी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कतें हो, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कल हम अपने नए चैप्टर के साथ आएंगे।